2027 में दलित वोटर किधर जाएगा? उत्तर प्रदेश के चुनाव में दलितों की या दलित वोटरों की स्थिति किधर होगी, किधर खड़े होंगे वो? क्या मायावती की जो स्वीकार्यता है वो बहुजन वोटरों में बची हुई है? क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए बहुजन वोटरों में, दलित वोटरों में कोई सॉफ्ट कॉर्नर बना पाए हैं? क्या चंद्रशेखर की पार्टी कोई बड़ा कमाल कर पाएगी दलित वोटरों के बीच? इसके अलावा और भी दूसरे सवाल हैं कि क्या इस देश में दलित राजनीति, दलित मूवमेंट, अम्बेडकरवादी मूवमेंट का जो बेसिकली वो किधर खड़े हैं और किस तरह से सोच रहे हैं वहाँ बुद्धिजीवी जो हैं। इसके अलावा नव बौद्ध आंदोलन की जो राजनीतिक व्याख्या है, जो पॉलिटिकल नरेशन है, जो पॉलिटिकल कमेंट्री है, वो क्या है? इन सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गौतम राणे सागर साहब हैं। वो इनका परिचय ये है कि आप बहुजन मुक्ति मोर्चा से अलग हुए बहुजन मुक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, और इसके अलावा आपका परिचय ये भी है कि अम्बेडकरवादी हैं, तमाम विषयों पे लिखते पढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौतम राणे सागर साहब। जी धन्यवाद। आपके दर्शकों का अभिवादन, जो भी अभिवादन उनको स्वीकार हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार, जय भीम, या और जो भी उनके अभिवादन करने के तरीके हैं, उन सभी तरीकों से उनका अभिवादन। जी सर, 2027 करीब है, चुनाव करीब आ गया है। मायावती ने एक बड़ी रैली करके एक तरह से एक शंखनाद या सिंहनाद भी कर दिया है। क्या लग रहा है, दलित किधर जाएगा? एक्चुअली हमारे यहाँ आजकल जो मीडिया बहन मायावती जी पे फिदा है, उसका मैं कायल हो गया हूँ। तमाम मीडिया के साथियों का साष्टांग दंडवत करता हूँ। इसलिए दंडवत करता हूँ कि जब बीएसपी कभी उफान पे हुआ करती थी, बहन मायावती जी का चरम हुआ करता था, और एक रैली ऐसी होती थी कि आप ये समझिए पूरा शहर पट जाया करता था, और इवन कई बार रेलवे स्टेशन के कई प्लेटफॉर्म जाम हो गए, ओवरब्रिज टूट गए, लाखों की भीड़ हुआ करती थी। उस समय मीडिया मायोपिया के बीमारी से पीड़ित रहता था, उसे वो नहीं दिखता था। अब उसे ये दिखने लगा कि बहुत विशाल रैली मायावती जी ने कर दी, जबकि उसकी आधी भीड़ भी नहीं थी। वजह यह थी कि हो सकता है इसमें शायद उनको संसाधन जो उपलब्ध कराए गए थे, वो बहुजन समाज, खास तौर से जो उनके वोटर कभी संसाधन खुद किया करते थे, वो दूसरे के जरिए शायद कराए गए थे। इसीलिए मीडिया ने इनको इतना बढ़ा चढ़ा करके किया। और दूसरा, इस परिदृश्य को समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो 2024 का चुनाव आपको याद होगा, कुछ के पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आपसे ये बात हुई थी कि बीजेपी लगता है कि 60-65 सीटें, 70 सीटें तक जो उसका एक आंकड़ा दायरा बन गया है, वहां तक पड़ी रहेगी। तो हमने ये कहा कि नहीं, बीजेपी इस बार जो भी सीटें 2019 में हारी थी, उसमें कम से कम 25 सीटें और आप इंक्लूड कर लीजिए। तो आपका भी आकलन वही था, पूरे मीडिया के लोगों का वही आकलन था कि बीजेपी इतने नीचे नहीं आ सकती। तो उसके नीचे आई, जो हमने कहा था, करीब करीब बीजेपी वहीं तक पहुंची। 25 सीटों को उसको लॉस हुआ। 2019 और 2024 में 25 सीटों का लॉस हुआ। करीब 43 सीट्स ऐसी है बीजेपी को 80 में से गंवानी पड़ी। 37 सीट्स पे ही उसको सिमटना पड़ा। तो वो जो एक झटका बीजेपी को लगा था, उसे ये लगा कि ये जो स्पेशली दलित शब्द हम प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहते कि दलित शब्द करने से वो बेचारा हो जाता है, बेसहारा हो जाता है। बेसहारा का मतलब होता है नकारा, मतलब वो कुछ करने लायक नहीं हो। इसलिए हम इस समाज को नकारा नहीं मानते, इस समाज को बहुत ही एक मणिक रूप में देखते हैं कि बड़ा कारगर है। और उसने वो करके दिखाया कि अखिलेश यादव और कांग्रेस को जो वो कभी भी पसंद नहीं किया करता था, तो उसने ये माना कि इस देश में एक बड़ा दुश्मन पैदा हो गया है, जो भारतीय संविधान के लिए खतरा पैदा हो गया है, रिजर्वेशन के लिए खतरा पैदा हो गया है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के खतरा पैदा हो गया, और देश की जो संपत्ति है उस संपत्ति के लिए खतरा पैदा हो गया है। तो उन्होंने बड़े दुश्मन को मारने के लिए समाजवादी पार्टी जैसे छोटे दुश्मन के साथ जाना स्वीकार किया। परिणाम ये बदला,
अब बीजेपी को ये समझ में आ गया कि अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का वोटर अगर हमारे जो सेकंड पार्टी है, मतलब जो हमें compete कर रही है पार्टी, उसके साथ चला गया तो हमारे लिए सत्ता में बने जी रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहन मायावती जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो दूसरी जगह शिफ्ट होने के बजाय कम से कम यहाँ टिका रह जाए। मैं कहा जाता है कि अगर किसी समर्थकों में के अंदर या भीतर अपने नेता को लेके कोई डाउट आ जाए, वो कोई अविश्वास आ जाए, संदिग्ध हो जाए, उस नेता की आस्था, उस नेता के प्रति जो निष्ठा है, ऐसा लग रहा है कि देश में, उत्तर प्रदेश में खासकर जो दलित वोटर हैं, उनमें अपनी नेता मायावती को लेकर एक संदेह पनप गया है। तो क्या लगता है कि अब वो उनको डाउट की नजरिए से देख रहे हैं, वो भाजपा के एक पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं, और मायावती के पतन के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है? देखिए, मैं बहन मायावती जी के पीछे पतन की वजह तो ये बाद में बनी है। और चूंकि कोई भी संगठन, जब संगठन होता है, संगठन को महत्व मिलता है, तो हमेशा वो दल बढ़ता है, प्रगति करता है, मजबूती के साथ आगे एक एक स्टेप पे आगे बढ़ता है। लेकिन जब वही संगठन के प्रति निष्ठा कम होने लगती है कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, तो और नेता के प्रति निष्ठा बढ़ने लगती है, तो उस दल का पतन होना शुरू हो जाता है। बहन मायावती जी ने ये किया कि राजनीति के 3 स्टेप होते हैं: लीडर, वर्कर एंड समर्थक, वर्कर एंड सपोर्टर, और वोटर। बहन मायावती जी ने बड़ी बड़ी बारीकी से इसको किनारे किया और सीधे वोटर से जुड़ गई। जब वोटर से जुड़ गई तो परिणाम यह हुआ कि समर्थक और वर्कर नहीं रहे। तो समर्थक वर्कर इनके करते क्या थे कि पहले, एक दिन पहले सभी को गांव में जो समर्थक उस पार्टी के रहते थे, वोटर उस पार्टी के रहते थे, वो समर्थक कार्यकर्ता गांव में रात में घूम करके एक दिन पहले कह देते थे कि आप कोई काम तब करेंगे जब वोट आप डाल लेंगे, वोट डालने से पहले आपको कोई काम करना नहीं है। तो सारे के सारे वोट जाकर के पोल हो जाते थे। अब बीएसपी के सारे वोट पोल ही नहीं हो पाते। वजह क्या है कि वो समर्थक और वोटर अब उनको मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं, जिसको कहते हैं, वर्ड आता है एक पॉलिटिकल साइंस में, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का काम बंद हो गया है। अब जो वोटर हैं वो जाकर के वोट डाल आते हैं तो डाल आते हैं, नहीं डाल आते हैं तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी संगठन के महत्व को कम किया जाता है और राजनीति में व्यक्ति के महत्व को बढ़ाया जाता है, तो पार्टी हमेशा पतन की तरफ ही आगे बढ़ती है। और दूसरा जो आपका प्रश्न था, क्या अविश्वास जन्म ले लिया है बहन मायावती जी के प्रति, तो हाँ, ये सच है। बहन मायावती जी के प्रति अविश्वास जन्म ले लिया है। और उन्होंने जब खुले तरीके से तौर पे जाकर के योगी की मंच से तारीफ की, तो वो शक जो उनका था वो विश्वास में बदल गया कि अब ये जो है, जो कभी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती थी, अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रही हैं। तो अब ये अम्बेडकरवाद नहीं चला रहे, बल्कि सावरकरवाद और गोलवरकरवाद की तरफ मुड़ चुके हैं। जी जी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और एक चीज और समझना चाहूंगा कि देश में जो दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं दलितों के पास, या मैं, चलिए आपके उस शब्द का, आपकी बातों का सम्मान करते हुए मैं दलित के यहाँ पे बहुजन वोटर्स का प्रयोग कर रहा हूँ, कि जो बहुजन वोटर्स हैं या जो मायावती जी के वोटर थे, उनके पास दूसरे अल्टरनेटिव्स क्या है अब, जो एक तरह से उस स्ट्रीम लाइन के, मतलब दलित राजनीति में या अम्बेडकरवादी राजनीति में और कौन से विकल्प हैं जो उसके पैरेलल खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और देश में भी? रुपेश जी, इस गहन अध्ययन के लिए मैं आपका बड़ा बड़ा बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जब तक वाकई जो निष्पक्ष चिंतक है वो उसके पास नहीं आ पाता। ये सच है कि जो आपने प्रश्न किया वो शेड्यूल कास्ट के साथ इस समय तकरीबन एक पंचवर्षीय या एक 2 पंचवर्षीय, मान लीजिए 2 पंचवर्षीय में इस चीज का अभाव रहेगा कि जो शेड्यूल कास्ट का वोटर अपने नेतृत्व के साथ जुड़े। इस 10 साल में उसके साथ अभाव रहेगा। वजह यह है कि बहन मायावती जी ने जो उसका विश्वास था, उस विश्वास को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब ये वोटर हमेशा एक ही, जैसे मुस्लिम निगेटिव वोट करता रहा है, उसी तरह अब शेड्यूल कास्ट भी निगेटिव वोट करने लग गया है।
पॉजिटिव वोट नहीं कर रहा है और न करेगा। एक पंचवर्षीय योजना और 2 पंचवर्षीय योजना तक नेगेटिव राजनीति ही वो करेगा। वजह उसकी ये है कि उसे बीजेपी, जिसका फुल फॉर्म आप लोग क्या जानते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन उसके पूरे चरित्र को देखा जाए तो उसका चरित्र जो उभर करके आता है, वो चरित्र उभरता भ्रष्टाचार जननी पार्टी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शायद उसका यही फुल फॉर्म हो, लेकिन उसका चरित्र ये उभरता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आज हमारे विषय नहीं है, हमारा विषय नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ये कहती है कि भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि 33 लाख करोड़ का हमारे देश से निर्यात होता है, 61 लाख करोड़ का आयात करते हैं, यानी 24 लाख करोड़ का आयात हम ज्यादा करते हैं निर्यात की तुलना में। तो जो देश 24 लाख करोड़ का अधिक आयात करता हो, उसे मुझे लगता है स्वस्थ मन का कोई भी व्यक्ति होगा, उसे अपने देश को उस आधार पे आत्मनिर्भर नहीं घोषित कर सकता। तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प क्या है सर? विकल्प क्या है? देखिए, अभी विकल्प ये है कि अभी मुझे लगता है कि संभवतः 2026 में कितना सही कितना गलत, लेकिन जो परिस्थितियां राजनीतिक बन रही है, उठापटक जो चल रही है, हमें लगता है कि बीजेपी की सरकार 2026 में गिरेगी। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन अभी तक मेरे आकलन गड़बड़ नहीं हुए हैं, उस आधार पे हम ये कहते हैं कि गिरेगी और एक बार फिर कांग्रेस को मजबूती के साथ सत्ता में आने का मौका मिलेगा। कांग्रेस हमारी पहचान नहीं है, हमारी पसंद नहीं है, पहचान भी नहीं है, पसंद भी नहीं। कभी पहचान हुआ करती थी, पसंद भी हुआ करती थी। बावजूद इसके ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वोटर उधर जाना पसंद करेगा। वजह सिर्फ ये है कि इसके साथ जो अभी अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो उदंडता हो रही, सड़कों पे हो रही है, कहीं विकास के नाम पे एक ही चीज का विकास हो रहा कि उदंडता का। उस उदंडता को कम से कम कांग्रेस कंट्रोल में रखती है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाती। मैं ये नहीं कहता कि उद्योगपतियों पे वो लगाम लगा पाएगी और भ्रष्टाचार पे लगाम लगा पाएगी, हाँ, लेकिन अंडर चोरी नहीं रोक पाएगी कांग्रेस, लेकिन अंडरवर्ल्ड को तो जरूर रोक लेगी। इसलिए कांग्रेस ही। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं, पूरे के पूरे इस पूरे इकोसिस्टम में, और खासकर आप लोग लंबे समय से आपकी पार्टी की जो अपनी राजनीतिक विरासत है वो संघर्ष कर रही है। आप जैसी पार्टियां कहाँ खड़ी हैं? खासकर मैं फिर उसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, दलित राजनीति के लिए, चूंकि शब्द तो सिंबॉलिक होते हैं, प्रतीक होते हैं, तो जो भी ये अम्बेडकरवादी राजनीति में आप जैसी पार्टियां कहाँ हैं? मैं छोटा सा एक संक्षिप्त जवाब चाहूंगा, उसके बाद इसको दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ूंगा। जी एग्जैक्टली आपने अभी ये कहा कि चूंकि हो क्या रहा है कि एक मेडिसिन से हम एग्जाम्पल लेते हैं तो बेहतर समझ में आएगा, आपके दर्शकों को भी, हमें आपको भी इस बात को समझने में बेहतर रहेगा, एक बेहतर मार्ग प्रस्तुत करेगा। जैसे जब कभी आपको एक्यूट पेन होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन दे देता है कि जो दर्द आपका है जल्दी खत्म हो जाए, दर्द से जल्दी आपको निजात मिल जाए। लेकिन जब एक्यूट पेन नहीं होता, केवल दर्द होता है, सहने की क्षमता होती है, आधा घंटा आप बर्दाश्त कर सकते हैं, 1 घंटा उस दर्द को बर्दाश्त करते हैं तो टैबलेट देता है। लेकिन जब आपके शरीर में दर्द नहीं होता, बीमारियों से लड़ने की जो आपकी क्षमता है वो खत्म हो चुकी होती है, तब डॉक्टर फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब करता है सिरप। और जब आप सिरप ले आते हैं, सिरप में एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, सेक वेल बिफोर यूज, मतलब इसको पीने से पहले, उपयोग करने से पहले अच्छी तरह मिला ले। उसी तरह ये समाज है कि इसको अच्छी तरह से हिला करके जब तक आप नहीं मिलाएंगे, तब तक आप कहीं भी खड़े नजर नहीं आएंगे और न खड़े नजर आएंगे न खड़े नजर आएंगे। इसलिए हमारी जो पार्टी है उसके पास अभी 5 साल का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं देश की राजनीति में अपनी दखल बनाने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1 साल में ये दखल आपको दिखने लगेगा और बेहतर तरीके से दखल दिखेगा। और हम भी ये चाहेंगे कि वाकई जो
चंद्रशेखर की पार्टी पे आपका टेक क्या है? उनके ऊपर अगर आपकी जो मोटी मोटी समझ है, किस तरह से देखते हैं? हालांकि बहुत निजी टिप्पणियों के लिए बहुत स्पेस नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा, चूंकि आप इस पूरी राजनीति को समझते बूझते हैं और नजर रखते हैं, तो चंद्रशेखर को आप भविष्य के लिए किस तरह की उम्मीद या किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि राजनीति में चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति का उदय होता नहीं है, उदय कराया जाता है, और लग भी वही रहा है। 1972 में दलित पैंथर शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, जिसमें राजा ढाले, आर.एस. गवई, ये रामदास आठवले, जे.बी. पवार, इस तरह के लोग थे। और उस समय 4 साल के 5 साल के पीरियड में जो वहां यूथ था, दलित पैंथर से जो जुड़ा यूथ था, उसको इतना उदंड तरीके से प्रस्तुत किया गया था कि कांग्रेस ने उस यूथ को ही एक तरह से नक्सलवाद के नाम पे, टेररिज्म के नाम पे उनको बड़े पैमाने पे सफाया किया था। आज चंद्रशेखर के साथ भी वही हो रहा है। जो काम उस वक्त बीजेपी करती थी, वो काम चंद्रशेखर के नाम पे नौजवान लड़कों के, जो खास तौर से शेड्यूल कास्ट के लड़के, उभरते लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, और मजबूरी में गरीब बेरोजगार है। गरीब इसलिए है कि बेरोजगार है। तो वो लोग जो है, जब उनके पास विकल्प है नहीं है, चूंकि बहन बहन मायावती जी की जो पार्टी बीएसपी थी, उनको कार्यकर्ता और समर्थक की जरूरत अब रही नहीं। ऐसी स्थिति में उन्हें सिर्फ वसूली अमीन की जरूरत थी, तो वो लड़के वसूली अमीन में फिट नहीं हो पा रहे थे। इसलिए क्या होता था, घर में बैठे रहते थे, और घर में खाली जब बैठे रहते थे तो माँ बाप की गालियां सुनते थे, और वो गालियां सुनते सुनते पक गए थे, ऊब गए थे। पक गए से मेरा तात्पर्य है कि ऊब गए थे। तो चंद्रशेखर नाम का एक, भीम आर्मी नाम का एक जो है बुलबुला आया, उसमें उन्होंने स्वयंभू, चंद्रशेखर ने कहीं भीम आर्मी का गठन उठन नहीं किया है, और न ही पार्टी का गठन किया है, स्वयंभू है सब। और वो इसलिए लोग हैं क्योंकि उनके अंदर भी स्वाभिमान आ गया था कि एक जो असमानता, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, असमानता की जो लड़ाई थी उसको समान तरीके से लाने की उनके अंदर वो स्वाभिमान जन्म हो गया था, ले लिया था। और इसीलिए उन लोगों ने जो है देखा कि एक मार्ग दिख रहा है, तो वहां जुड़ गए हैं। ये बहुत दूर तक पार्टी नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि हमारी बात सच ना हो, लेकिन अगर चंद्रशेखर के लिए हमारी बात ये सच ना हो तो अच्छा होगा, लेकिन ये अगर हमारी ये बात सच हो जाती है तो समाज के लिए बेहतर होगा, बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। तो चंद्रशेखर का ये आखिरी चुनाव है, जो अकेले लड़ करके वो चुनाव जीते हैं। दोबारा उन्हें चुनाव जीतना होगा तो अपने दम पे चुनाव नहीं जीत सकते, दूसरे के साथ आना पड़ेगा। जी जी जी। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे गौतम रानी सागर साहब ये है कि इस देश में जो नौ बौद्ध आंदोलन है, जिसका प्रभाव साउथ से लेके और खासकर जो पश्चिमी भारत है वहां से लेके उत्तर प्रदेश और खासकर पूरब की ओर भी दिख रहा है, उसकी राजनीतिक व्याख्या क्या है, उनका पॉलिटिकल स्टैंड क्या है, और नौ बौद्ध आंदोलन को अगर तर्जुमा किया जाए राजनीति के साथ तो उसका मतलब क्या निकलता है? पहली बात देखिए, गहन अध्ययन अगर करना हो तो आप ये समझ में आइए कि धर्म भी एक तरह से राजनीति है, और धर्म से बड़ी राजनीति कोई होती नहीं। नव बौद्ध आंदोलन का जहां तक मसला ये है कि ये भारत भूमि ही पूरी तरह से आस्था पे केंद्रित हो गई, चूंकि उन्हें हिंदू मतावलंबी के जो आस्थाएं हैं, देवी देवता हैं जो आराध्य हैं, उन पे विश्वास नहीं है। बावजूद इसके वो बगैर विश्वास के आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से एक बार एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा था कि डॉक्टर अंबेडकर, डू यू बिलीव इन रिलीजन? तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा, सर्टेनली आई बिलीव इन रिलीजन, विदाउट सपोर्ट ऑफ द रिलीजन, without having faith in the religion, our people cannot get confidence then in yourself. तो बगैर उस धर्म के, बगैर वो आस्था के, उनमें कॉन्फिडेंस, विश्वास ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, और बुद्धिज्म काफी आगे इसलिए बढ़ेगा सॉरी, क्योंकि हर आदमी को आस्था के लिए जगह चाहिए, और जब वो हिंदू देवी देवताओं के प्रति उनके मन में आस्था नहीं है तो वो बौद्ध धर्म की तरफ आगे जाएंगे, क्योंकि बगैर आस्था के वो उनमें विश्वास नहीं आएगा, और जब तक विश्वास नहीं आएगा तब तक वो किसी मार्ग लायक नहीं रहेंगे।
तो ये आंदोलन बढ़ेगा और लंबे पैमाने पे बढ़ेगा, क्योंकि अभी कानूनी तौर पे उसको इलीगल घोषित कर दिया गया है, धर्मांतरण। लेकिन वो धर्मांतरण चलता रहेगा। मुझे लगता है बुद्धिज्म पे बहुत ज्यादा ये इलीगल घोषित करके जबरदस्ती करेंगे, तो इसका बीजेपी को दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार चूंकि साइकोलॉजिकल वार में माहिर सरकार है, तो वो इतना ज्यादा प्रेशर इस पे नहीं डालेगी धर्मांतरण पे। उसे लगेगा क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत कि चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, ये सब हिंदू के ही पार्ट माने जाते हैं। तो इस बात में विश्वास करके इस पे ज्यादा जोर नहीं देगी। लेकिन बुद्धिस्ट मतावलंबी की संख्या बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने वाली पार्टियों को, मजबूत दिखने वाले पार्टियों में वो सहयोग करके नजर आएंगे। जी, अगर नव बौद्ध आंदोलन का प्रसार होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी, आप बता रहे हैं। आपने इस पूरी बातचीत में को ज्वाइन किया, अपने बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे। हम आगे भी आपसे लगातार इन सारे विषयों पर बात करते रहेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव पे आपकी लगातार जो आपकी कमेंट्री है, पॉलिटिकल कमेंट्री है, उसको समझना बूझना चाहेंगे। आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।